पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। और अगर आज़ाद मेंबरान अगर वो हुकूमत बना सकते हैं, बड़े शौक से बना, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे। और अगर उनके लिए मुमकिन ना हुआ तो उसके बाद अपना रोज़गार करें तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत हम कौम को मुतहद करेंगे। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी does not have a mandate to form government. I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ और KP में हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। क्या दिलचस्प खेल है ये सियासत का, हर लम्हे खबर बदल रही है और नई नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद आ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं और सुनने में आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान भी आएंगे, जबकि इससे पहले कुछ अहम फैसले भी हुए हैं। और आपने सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के लिए जो है वो तैयार है, वोट करेगी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को जो कि PMLN का होगा, और लेकिन काबीना में नहीं बैठेगी। आइनी पोजीशन सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लेना चाह रही है। सदारत का ओहदा आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, गवर्नर्स और इसके साथ साथ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, शायद डिप्टी स्पीकर का ओहदा उनके पास ना जाए, लेकिन इत्तलात ये हैं कि स्पीकर का ओहदा भी और चेयरमैन सेनेट का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए मखसूस करना चाह रही है। अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबरा यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है सदर, उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत बनाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज़ाद अरकान के साथ मिलके वो अपनी हुकूमत बना ले, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ही उस दौड़ के अंदर है। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी जो सीट्स का मसला है अभी तक उसके ऊपर काफ़ी वो कंट्रोवर्शियल है, क्या वो वाकई वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे या नहीं? खुर्शीद शाह साहब ने भी कुछ मशवरे आज उनको दिए थे कि वो अखलाकी तौर पर ना बने क्योंकि एक अक़लियती हुकूमत है और मुनासिब नहीं होगा कि वो उसके वज़ीर आज़म बने। ये बहुत एक मुश्किल फ़ैसला होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी कि उनका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो है वो कौन होता है। मोस्ट लाइकली इम्कानात ज़्यादा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर बन जाए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात भी हैं इस वक्त और 9 मई के बहुत सारे मुकदमात व मतलूब भी हैं, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद हुई है, वो नामज़द कर दिए गए हैं तहरीक इंसाफ के वज़ारत आला के मनसब के लिए जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये आई कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने MWM के साथ अपना इत्तेहाद किया है और करने का फ़ैसला किया और ये अनाउंस उन्होंने कर दिया है। अब सूरत हाल ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि MWM के साथ अलाइंस में होगी, अभी तक उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या तहरीक इंसाफ है वो उसका नोटिफिकेशन एज पोलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद जो है वो भी जारी होगा, लिहाजा वो उसको समझा जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ही के बैनर तले वो अपनी सियासत जो है वो आगाज़ करेगी अपोजिशन में बैठ के। सो नंबर्स गेम भी दिलचस्प है और इस वक्त सियासत भी दिलचस्प है। हमारे साथ आज एक बहुत मोतबर पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब राजा नासिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सलाम, आवाज़ आ रही है जी। राय साहब, पहले तो आपके लिए कितना गैर मुतवक्के था कि अब आप इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर ऐवान में बैठेंगे, लेकिन मुश्किल फ़ैसला है, कल को आपके ऊपर दबाव भी आ सकता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती पे आया था, तो क्या आप इमरान खान साहब के साथ चलते रहेंगे? शुक्रिया। आपको याद है कि पता होगा कि जब रजीम शुरू हुआ और हमने उसकी मजम्मत की और हम उस बयानी में हम साथ खड़े थे जो हमारा भी बयानिया था और आज तक उस पर जाती हैं और बयानी तो वतन की निजात का बयानिया समझते हैं, पाकिस्तान की निजात का बयानिया, नेशन बिल्डिंग का बयानिया और इस रास्ते से चलकर पाकिस्तान बावकार मुल्क बन सकता है, साहब कंट्री बन सकता है, तो वतन पर तो इंसान जान दे सकता है, सब कुछ अदा कर सकता है। लिहाजा हम इस सिलसिले में किसी के खिलाफ नहीं।
किसी शक और तरजीद का शिकार नहीं है। हम इस रास्ते में खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे, जो वतन की बका और वतन की तरक्की पेशरफ का रास्ता है। और हमारे खान साहब जिस वक्त मुश्किल में, उनके साथ वफा भी इस बात का तकाजा करती है। ऐसा मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हम खड़े हैं उनके साथ। आप मुतमईन रहें, जो प्रेशर भी आया, आसमान भी गिर जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन सियासत के कुछ तकाजे भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ बैकग्राउंड रहा है कि वो भी अपनी बात से हट जाते रहे हैं, उनकी भी गारंटी लेने का एक मसला है। लेकिन अब ऐवान के अंदर सियासत कैसे होगी राजा साहब, क्योंकि फ़ैसले तो आपको बतौर सरबराह करने पड़ेंगे। क्या तहरीक इंसाफ आपकी बात या आपके मशवरे मानेगी? और फिर अगर कल को उनकी पार्टी बन जाती है तो क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग टाइप कोई, यानी वोटिंग के सिलसिले में मामला ख़राब नहीं हो सकते? देखिए, जो चीज सूट करती है पीटीआई को, इमरान खान साहब को, हम उस पर अमल करेंगे। हम उनके साथी हैं मुश्किल के। ये एक मुश्किल वक्त मरला था, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जैसे वो कंफर्ट फील करेंगे, जो वो फैसले करेंगे एक जमात के तौर पर, जिनको खान साहब की ताईद हासिल होगी, हम उनमें साथ हैं उनके। हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, ना हमारे लिए कोई मसला होगा। तो आप क्या, वैसे आपकी इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी तो उसमें ये बात तय हुई थी कि आपके साथ मिलके चला जाएगा? क्योंकि इससे पहले ये बात ज़ाहिर है कि मुश्किलात में मुश्किल नज़र आ रही थी, क्योंकि बहरहाल आपका एक वोट बैंक है जो कि मजहबी वोट बैंक है। तो क्या तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर भी सहमत होगी आपके साथ? देखिए, हम नेशनल बिल्डिंग का सफर कर रहे हैं मिलकर बयानिया के तहत। हम उसी तरह जगह जाना चाहते हैं जब पाकिस्तान बनाते वक्त थे। हम सारे मसलक इकट्ठे थे पाकिस्तान बनाने में। ये जो तफरीकें डाली गई हैं, नस्लें डाली गई हैं, ये दुश्मनों ने डाली हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम भी साथ है। लिहाजा ये चीजें परी, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे, बना लिया था, अब बचाते वक्त इकट्ठे हैं, पाकिस्तान को बचाएंगे। इन मसलों से बालता रहे हम। राजा साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी जमात अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ फ़ैसले, मसलन कोई ऐसी लेजिस्लेशन आ जाती है जिसमें कि आप वोट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो वोट करे या ना करे, तो उस फैसले के अंदर भी आप शरीक होंगे? क्योंकि ये तो एक कांटों की सेज है जिस पे आप चलने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो पीटीआई को सूट करता है उनकी, मैंने कहा जो खान साहब का फैसला होगा, जिसको खान साहब की सपोर्ट होगी, हम उसके साथ हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें किसी किस्म का वो मसला नहीं होगा। लेकिन राजा साहब, आपको याद होगा जब हज़ारा कत्लेआम हुआ था और खान साहब ने कहा था कि वो लाशों से ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो आपको उस वक्त ज़ाहिर है कोई मसला नहीं हुआ था, मगर तहरीक तालिबान के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखती है। उस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? आप देखिए, कुछ होते हैं स्ट्रेटजिक लेवल के मसले, कुछ होते हैं टेक्टिकल लेवल के मसले। टेक्टिकल लेवल के मसले में बाज़ औक़ात इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेटजिक लेवल के मसले होते हैं हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं उनके साथ, हम इकट्ठे हैं। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, मसलन टीटीपी की आप मजम्मत करते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, जिसके को फैसिलिटेट करने का इल्ज़ाम है पाकिस्तान, जो भी दहशतगर्द ग्रुप है, कोई भी नाम हो, जो दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, आप भी हम भी सारे उसकी मजम्मत करते हैं, जो भी दहशतगर्दी करता है और साबित है कि दहशतगर्द है वो। अच्छा, अब ये ख़वातीन की नशिस्तों के ऊपर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? आपने मेरा ख्याल है 1 या 2 नाम दे रखे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मैं एक बात बताऊं आपको जी, मेरी बहन, ये बात मेरी शायद बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी। हम मेटलिस्टिक अप्रोच नहीं रखते सियासी हवालों से ना, हम दोस्ती में इनके साथ हैं। उस नैरेटिव के ऊपर जो उसूल हमारे उसूल हैं, हम उसके लिए किसी किस्म का तवक्को नहीं रखते। जब खान साहब के साथ मैं खान जमान पार्क में बैठा था उनके घर लान में, तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, कितनी सीटें चाहते हैं? मैंने कहा मैं आपके पास माल गनीमत तकसीम करने नहीं आया हूँ, मुझे शर्म आती है मैं कहूँगी ये मैं सीट दो, ये ना दो। हम इन उसूलों पर बाकी रहे। पाकिस्तान को गुलामी से निजात दिलाना, ये अगर मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल गया है। पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, दाखिली खुद मुख्तारी होगी, ज़मीन किसी को नहीं देंगे, अड्डों के लिए किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे। ये पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा है। हम ये कोई ज़ाती किसी कहेंगे आप मुझे ये दे दो, माल गनीमत तकसीम करें, कोई कुर्बानी का गोश्त तकसीम करें, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। हम बाउसूल लोग हैं और उसूली साथ है उनके साथ हमारा। अच्छा राजा साहब, मगर आपको लगता है कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर है इस वक्त तहरीक इंसाफ, तो उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये हमारा प्रो पाकिस्तान नैरेटिव है। हमारा प्रो पाकिस्तान नैरेटिव है। ये
कि पाकिस्तान को हर कोई अपनी जगह पर रहते हुए चलाए, अपने डोमेन में रहे, आइन के और कानून के मुताबिक पाकिस्तान चले। ये प्रो पाकिस्तान नैरेटिव है जिसको पाकिस्तान के 80-90% अवाम ने कबूल किया, साथ दिया है। अच्छा राजा साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ खुर्शीद शाह साहब भी मौजूद हैं, मैं पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम, क्या आसमा? बिल्कुल ठीक ठाक। शाह साहब, आपने सुना राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो तो चाह रहे हैं कि वो ज़ाहिर साथ खड़े हैं। अब एक नई पोजीशन आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और वो बिल्कुल डट के खड़े हैं उनके साथ, जो कि ज़ाहिर है कि इस वक्त मुश्किल हालात है, उनकी जमात हालात में है। लेकिन क्या ये बात सच है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया था हुकूमत साजी के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल जो डिस्कशन हुई है जी, उसमें यही काफी बार रहा कि पहले हम ऑफर करें तहरीक इंसाफ को, मगर आज जैसे हमारी सेकंड टाइम मीटिंग शुरू हुई तो उसमें बताया गया कि इमरान खान ने आज बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से बात नहीं करूंगा। तो अगर वो नहीं करता तो पीपल्स पार्टी को भी कोई जरूरत नहीं है। तो हमने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो बड़ी क्लियरली, हम क्योंकि डेमोक्रेटिक लोग हैं, ये समझते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा, तो बिलावल साहब ने कह दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास वो फुल मैंडेट नहीं है। हमारे से पहले नून लीग का है तो वो बन जाए, हमें कोई, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, मगर हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शाह साहब बाज़ाब्ता राब्ता हुआ और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ ने आपको ना की जब आप पाकिस्तान तो आज इमरान खान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जी, बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट आया, वो तो हमने सुना। हाँ, तो उसके बाद हमारी बात नहीं बनती। हमने पहले कोशिश की कि तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वो उनको चांस दें कि वो हुकूमत बनाए, और यही कोशिश PMLN ने भी की है आपके ख्याल में? नहीं, PMLN ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि वो पहले बनाए हुकूमत, और वो नहीं बना सकते तो फिर हम बनाएंगे। तो PMLN नून को भी उन लोगों ने जवाब दे दिया। और ये हद दरमीन देखे ना, एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर अमीन और सादिक इमरान खान होता तो हम उसकी बात को फिर माइंड नहीं करते, पर वो खुद ही अमीन और सादिक नहीं है, उन्हीं केसों में खुद फंसा हुआ है और अच्छा। वो करप्शन के केसेस में फंसा हुआ है। आज वो कैसे दूसरे पे तनकीद कर सकता है? ठीक, तो लेकिन खुर्शीद शाह से अक़लियती हुकूमत अब होगी, क्योंकि आप आईनी ओहदे रखना चाहते हैं मगर वजारतें नहीं लेना चाहते, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ज़ाहिर है कि आप तब कहें जब वो 100 के पे चलाएं, जब हमारी उसकी सपोर्ट होगी, हम वोट देंगे उनको, जो कानून साजी होगी हमसे मिलके बनाएंगे, हम उसको वोट करेंगे, जब हमें एतमाद भी करेंगे तो फिर कैसे अक़लियती होगी? वो तो उनको वोट मिलेगा। जो काबीना में नहीं वोट होगा, काबीना में हम नहीं बैठेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो हुकूमत चलाने की वो तो PMLN के ऊपर होगी। आप अपोजिशन में भी बैठेंगे और हुकूमत में भी बैठेंगे। हम अपोजिशन में नहीं होंगे, हम अपोजिशन में नहीं होंगे अपोजिशन नहीं, अपोजिशन में हम क्यों हों? जब हम सपोर्ट कर रहे हैं तो अपोजिशन में नहीं। हाँ, हम वॉच डॉग के तौर पे बैठेंगे कि जो मैशियत हो किस तरीके से चलानी चाहिए, और जो बिल हो किस तरीके से होने चाहिए, पार्लियामेंट को कैसे चलाना चाहिए, इस तरीके से हम उनका साथ देंगे। तो शाह साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब जितने इससे पहले अब इकोनॉमी के ऊपर भी बात होगी, यानी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पहले होगा और उसके बाद फिर आप होगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा, हमारा मैनिफेस्टो होगा, उनका अपना मैनिफेस्टो होगा, ठीक, अमल दरामद होगा, सारी चीजें डिस्कस होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब, आपसे तफसीली बात करेंगे। राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हैदर अब्बास रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा है। थोड़ी देर में मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ होंगे और तैमूर झगड़ा साहब भी, लेकिन पहले मैं राजा साहब से वाइंड अप कर लूँ, इंतज़ार कर रहे हैं। राजा साहब, आप किस किस्म की पार्लियामेंट देख रहे हैं? सही बात है, एक अक़लियती, एक छोटी जमात जिसे कहा जाता था, अब वो एक अक्सरियती जमात या एक बड़ी जमात बन के आएगी MWM के बैनर तले, तो आप किस तरह से माहौल देख रहे हैं पार्लियामान का? सर,
हमारी तो एक कल्बी ख्वाहिश थी, आरज़ू भी है कि पीटीआई के साथ ऐसे ना होता और पीटीआई पार्लियामेंट में होती और जिस तरह से लोगों ने वोट डाले हैं वैसे ही रिज़ल्ट निकलता जैसे उन्होंने बक्स में डाला था। तो आज ये जो बंद गली में हमारे मुल्क को ले जाने की कोशिश की जा रही है, हम वहाँ ना पहुँचते। तो हमें खुशी उस दिन हो गई जिस दिन खान साहब आज़ाद होंगे, बाहर निकलेंगे और पीटीआई के जो उम्मीदवार क्या कहते हैं नुमाइंदे पीटीआई के अंदर ही होंगे और हम उनके साथ पहले की तरह साथ देंगे और मुल्क को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो राजा साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, ये बताइए कि ये जो सिस्टम है ये आपको कितना चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है रिसेंटली, तो कुछ तो खाका उन्होंने शेयर किया होगा। देखें, मैं आपको बताऊं कि जैसे लोगों ने वोट डाले ना वही रिजल्ट निकाला जाता तो मुल्क आगे निकल जाता। लेकिन जब आप मैनिपुलेट करें इलेक्शन को, आप देखें कितनी ज्यादतियां की गई हैं, आप कारण मीटिंग भी मुश्किलात हैं, छुपे हुए हैं कैंडिडेट, इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं है, फिर भी आवाम आपके पास क्या कहते हैं कि निशान भी ना हो इलेक्शन का, छीन ले, फिर भी आवाम भरपूर तरीके से निकले, आप भी जानती हैं। और उसके बाद फिर आप उसके उनके राय को बुलडोज करें, फिर आप कहें जी पाकिस्तान बुरहान से कैसे निकलेगा। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा जो डाका होता है वो आवाम की राय पर जो डाका डाला जाता है, ये सबसे बुरा होता है और ये पाकिस्तान अपने वतन के साथ उसके फ्यूचर के साथ खेलना होता है। तो बराए मेहरबानी जो लोगों ने वोट डाले हैं उसी के मुताबिक रिजल्ट आने चाहिए और पाकिस्तान आगे निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। वरना कोई धरने वरने फैसला किया है, ये मेरी राजा साहब, वरना धरने वरने शुरू हो सकते हैं दोबारा से। सुनिए, अक्ल जमई जो फैसला करती है उसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ ना समझा जाए, बेशऊर बहुत बाशऊर हैं, बच्चा भी बाशऊर है और लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान का आइन और कानून इजाज़त देता है और पाकिस्तान को आगे लेके जाने में सपोर्टिव है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया राजा साहब, फिर आपसे बात करेंगे। आपने बहुत वक्त निकाला है, मीट उठ के आए, बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब भी हैं, हैदर भाई, मैं 1 मिनट के लिए उनको भी इन कर दूँ। ये बताइए मुसद्दिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि अब ये आपकी हुकूमत वाकई बन जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि आपको अब पीपल्स पार्टी के वोटों का सहारा है इस वक्त। जी, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारे बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में तमाम मामलात तय हो रहे थे। तो वो आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। एमक्यूएम के साथ भी हमारे बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू चल रही थी। तो हमें तो बड़ी वाज़ेह शक्ल में ये बात नजर आती है, अगर आप नंबर्स ऐड कर लें, कुछ जो इंडिपेंडेंट्स आए हैं और पीपल्स पार्टी के और एमक्यूएम, अगर जब भी एमक्यूएम फैसला करके ऐलान करेगी तो आपको नजर आएगा कि मेजॉरिटी जो है वो पीएमएलएन बना के हुकूमत बना रही है। अच्छा, और एमक्यूएम का क्या फैसला है हैदराबाद साहब? एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास आज था कराची में और उस पर अभी डिलिब्रेशंस हो रही हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये बात वाज़ेह होगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसका मतलब ये कि बकौल फवाद चौधरी, एक माजरत के साथ, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट मिक्स अचार हुकूमत जिसे वो कहते हैं, खुद इमरान खान साहब ने भी कहा है, वही बनेगी अब। देखिए, कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनना तो एक नॉर्म है, मतलब आप इसको अपने वक्त में बुरे नाम से ना गिने और आप तो अपने इत्तेहादियों को एजेंसी से डील करवाएं और अचार चटनी बना दें। आज अगर कोई कोएलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है तो वो आपको मिक्स अचार दिखाई दे रही है। तो अच्छा हो कि एक बेहतर तर्ज गुफ्तगू इख्तियार किया जाए इसमें भी, और ठीक है कि एक दूसरे से इख्तिलाफ रखना भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है, मगर शाइस्तगी अपनी जगह बरकरार रहनी चाहिए और ख़ास तौर पर टॉप मोस्ट लेवल से अगर उम्दा ज़बान इस्तेमाल होगी तो मेरे ख्याल से नीचे भी उसका असर जाएगा। अच्छा झगड़ा साहब, ये जो आप बात सुन रहे हैं और आपने राजा साहब की भी बात सुनी, दो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो जिसे कहना चाहिए लोगों को चौंका दिया इस बात ने कि एक तो MWM के बैनर तले एक बात, और दूसरी बात ये कि अली अमीन गंडापुर जो कि वहाँ पे वज़ीर आला के लिए मुंतखब हुए हैं, ऐसे फैसले क्या पॉपुलर फैसले तहरीक इंसाफ के या सिर्फ एक मैसेज के तौर पे हैं कि ठीक है फिर ऐसे टिट फॉर टैट वाली बात होगी? नहीं, टिट फॉर टैट की तो आसमा कहीं से बात नहीं है। मेरे ख्याल में अभी टाइम आ गया है, अवाम का मैंडेट आ गया है, उसको एक साइड को रिस्पेक्ट करना चाहिए जो कि पंजाब में कराची में नहीं हो रहा।
जो आप देख रहे हैं कि अभी भी अगर अभी भी हम ये सबक नहीं सीखे ना कि जो जीते और जिसके वोट पे जीते कि उनको तोड़ा जाए, उनको जो है वो किडनैप किया जाए, तो देखिए जो अभी तक किया है उसका क्या फैसला हुआ। ठीक है, जहां तक MWN की बात है, एक लेजिटिमेट जमात है और ऑनेस्टली इस पे हमने बहुत डिबेट किया। सबसे ज्यादा ये पॉलिटिकल इशू खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए था, लेकिन इन दी एंड अगर आप सोचें तो क्या फिरकावारियत कम करने में ये एक पॉजिटिव मूव नहीं है? ये तो है ना कि ये तो सिंपली एक मूव है। एक चीज आसमा, वो तो उसकी ऑब्जेक्टिव तो वो नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ ये है कि PTI को अपनी सिंबल, अपनी पार्टी इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, रोका गया ताकि इलेक्शन ना जीते। उसके बावजूद PTI को मैंडेट मिला, तो ये सारी जो है ये टैक्टिकल डिसीजंस है ताकि हमें रिजर्व सीट्स मिल जाए। अच्छा, जहां तक अली अमीन खान गंडापुर साहब, उस पर कमेंट करूं? जी कीजिए। अली अमीन खान पार्टी के सूबाई लीडर है और उससे बड़ी बात ये कि खान साहब का वोट है, खान साहब की चॉइस है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत बड़ी है कि सूबे को गवर्न करें, क्योंकि जो तारीखी मैंडेट मिला, मतलब 90% सीट्स लेना इन हालात में तारीखी रिगिंग के बावजूद। लेकिन झगड़ा साहब क्या वजह है कि तारीखी मैंडेट आपको खैबर पख्तूनख्वा से मिला लेकिन आप हार गए, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं था, और बहुत से ऐसे जीत गए जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो शायद ना जीत पाए। अली अमीन गंडापुर उसी फैसले के तनाजुर में जरा देखिएगा जी। ये मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं देखा कि जो 25,000 वोट ले और जिसके सामने मिल के सारे कैंडिडेट्स 12,000 वोट ले और दूसरे नंबर वाला 5,000 वोट ले और उसे 1,000 वोट लेने वाला जो है वो रिजल्ट के मुताबिक हरा दे। ये मैंने आज RO से भी पूछा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया था। तो देखते, लेकिन देखिए जब तक ये पाकिस्तान में होगा तो फिर ये एक्सपेक्ट ना करेंगे पाकिस्तान को ठीक करना आसान। अच्छा, मैं अपने मैंडेट के लिए बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका हक बनता है इसको। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ, फिर ब्रेक के बाद तफसीली सदिक साहब ने भी दोबारा ज्वाइन किया और हैदर भाई से भी बात करेंगे। एक लफ्ज़ इन्होंने बोला कि ख़ुद तो आप, हैदराबाद साहब ने, कि ख़ुद तो आप जो है वो लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाए रखते रहे और दूसरों को कह रहे हैं कि हम उनके साथ मिक्स अचार नहीं बनाएंगे। जमहूरियत का हुस्न, पार्लिमानी निज़ाम, ये सब क्या वैसे ही है? अब ऐसी बातें ही होंगी बस? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हैदराबाद साहब, अभी आप सुन रहे थे कि सबक सीखना चाहिए माजी से, जो कि झगड़ा साहब भी कह रहे थे, और आई थिंक हमें मुत्तफिक होना चाहिए इस बात के ऊपर। लेकिन जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में माजी के साथ, आपने ये कहा कि ख़ुद तो जो है ज़बरदस्ती लोगों को मिलाया, क्या MKM के ऊपर भी प्रेशर था? सच्ची वाला, सही वाला किसका था? कौन कॉल करता था? बिल्कुल प्रेशर था, और वाज़े तौर पर मैं टॉक शोज़ में बताता रहा हूँ, फैसल सब्ज़वारी बताते रहे हैं। खुद इमरान खान साहब के सामने जाकर फैसल सब्ज़वारी ने काबीना में ये बात की थी कि हम आपके साथ नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती आपके सामने बांध के डाला गया। तो ये तो तारीख़ी जुमले हैं। इमरान खान साहब के खुद टॉक शोज़ में, इंटरव्यूज़ में उनके जुमले हैं कि मैं तो अपने कोएलिशन पार्टनर्स को एजेंसी से डील करवाता था। तो ये तो खुद इमरान खान साहब का इतराफ़ी बयान मौजूद है। मतलब जनरल फैज़ जो थे वो फ़ोन करते थे, वो अब ये क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था मुल्क में, मुझे नहीं पता कि कौन फ़ोन करता था, मगर ये ज़रूर होता था कि खुद इमरान खान साहब का इतराफ़ी बयान है। तो फिर आपको फाइनेंस बिल पे वोट करने के लिए, किसी भी चीज़ पे सपोर्ट करने के लिए ज़बरदस्ती। आपको याद नहीं है कि जब हम काबीना से बाहर आ रहे थे और हम काबीना से बाहर आ गए थे तो हमारे लोग गिरफ्तार किए गए थे,
और आर्म ट्विस्टिंग करके हमें वापस काबीना में डाला गया था और उसके बाद वो सारे लड़के छोड़ दिए गए। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? मतलब वो झगड़ा साहब की बात तो दुरुस्त है कि क्या हमने कभी नहीं सीखना, एक ने गलतियां की फिर दूसरी गलतियां फिर तीसरी गलतियां, उसी तरह से चलता नहीं, चीज़ें बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए और मजीद बेहतर होनी चाहिए चीज़ों को, और कंफर्टेबल रिलेशनिंग बहुत मैटर करती है पॉलिटिक्स में। और कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनना भी कोई ऐसी अजूबे की बात नहीं है। जहां पर मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होगा वहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं। लेकिन फिर एस्टेब्लिशमेंट्स के दबाव से, जैसे देखे ना, एमकेएम बाहर निकल गई थी और हुकूमत तो गिर गई, नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं गया, तो फिर इसका मतलब ये कि इसी तरह से ये हुकूमत भी कुछ महीने चलेगी, कुछ साल चलेगी। मैं ये चाहता हूं और मेरी जाती ख्वाहिश है और शायद मेरी पार्टी की भी ख्वाहिश है कि हुकूमत 5 बरस रहे, क्योंकि मसला हुकूमतों का आना जाना नहीं है, पार्टीज का आना जाना नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है उसमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट माशी बहरान का है। तो अगर इस तरह की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है तो हम फिर दुनिया से कैसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की जाएं? फिर वो इन्वेस्टमेंट शाये हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में जरूरी ये है कि हुकूमतें अपना टेन्योर पूरा करें, 5 बरस पूरे करें। इन हाउस अगर कोई इस सिचुएशन है वो एक अलग बात है, जाहिर है, मगर वो भी गैर जमहूरी और गैर आईनी नहीं है। बिल्कुल। मगर उसके बावजूद अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है और चीजें कंफर्टेबली चलती हैं तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। लेकिन मुसद्दिक साहब, कल जहां पीटीआई थी आप इल्ज़ाम लगाते थे सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब आप खुद, आपकी जो जमात है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है। कल आप कहते थे आपके मैंडेट पे डाका डला, अब वो कह रहे हैं आपके मैंडेट पे डाका डला है, तो हम आगे तो नहीं बढ़ रहे, हम तो दायरे में ही सफ़र कर रहे हैं। देखिए अस्मा, किसी हद तक अगर आप सारे तबसरे उठा दें जो इलेक्शन से पहले थे, जितने मर्जी तबसरे आप देख लें, तो तकरीबन सब यकसू होके ये कह रहे थे कि पीएमएलएन 85 से लेके 105 या 110 तक सीटें जीतेगी, और हर मुबस्सिर जो था वो मुख्तलिफ नंबर दे रहा था। अब आप कोई भी सर्वे उठा के देख लें तो सर्वे के अंदर भी यही जवाब आ रहा था। कुछ सर्वे जो हमारी तरफ से आए, कुछ सर्वे जो इंडिपेंडेंट आए, कुछ सर्वे जो हमारे अपोनेंट्स ने किए, हर जगह पे रेंज यही आई 85 to 105, 110, और हमारा भी यही ख्याल था। अब आप बताइए कि ये कैसी धांधली है या कैसी सिलेक्शन है जिसमें 100 नहीं, 110 नहीं, या 90 नहीं, 85 नहीं, बल्कि हमारे पास 73-74 सीट्स आ गई। बड़ी अजीब सी बात लगती है। और फिर आप ये देखें, अगर ये सिलेक्शन का प्रोसेस था तो इस सिलेक्शन के प्रोसेस में राना सनाउल्लाह खान कैसे हार गए, और हमारे दोस्त बिल्कुल उसी तरह जैसे तैमूर झगड़ा हार गए सर, ये भी तो हो सकता है ना। तो मैं आपको तो यही तो मैं आपके सामने मुकदमा यही पेश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन हुए, आप 2008 के इलेक्शन उठा के देख लें, उस पर जरा ले दे कम हुई थी। 2013 में आप उठा के देख लें, हम इलेक्शन जीते तो 2014 में धरना शुरू हो गया था और तोड़ फोड़ शुरू हो गई थी, पीटीवी पे कब्जा हो गया, घेराव हो गया सेक्रेटेरिएट का, आगे लग गई, शलवारें टंग गई, कब्रें खुद गई। फिर आप 2018 देख लीजिए, यानी पहले इलेक्शन हारी जब पीटीआई, तब भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर इलेक्शन जीती तब भी कहा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और वो तब भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में कुछ और अब 2024 आ गया जिसके अंदर हमें भी मैंडेट नहीं मिला है, इनके पास भी क्लियर मेजॉरिटी मैंडेट नहीं है। यानी सिंध के अंदर एक क्लियर मैंडेट है, पंजाब में एक मैंडेट है, केपी में एक मैंडेट है, मगर सदिक साहब आपके और इनके हालात में बहुत फर्क था सर। आपके पास एक निशान था, आपकी सिवाय एक दो लीडर्स के जो मेन, यानी मियाँ साहब अंदर थे, मरियम साहिबा थी, मगर शहबाज शरीफ साहब बाहर थे। आपकी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला था, आप जलसे कर रहे थे, जुलूसे कर रहे थे, मगर इनके पास तो ये सब कुछ नहीं था। ये तो 2-3 चीजों पे बात करते हैं जी। अच्छा चलें, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीजों पे भी बात कर लेते हैं जो आप कह रही थी। यानी 24 साल में मियां नवाज शरीफ को सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली, दैट्स इट। 2002 में बाहर, 2008 में बाहर, 2013 में इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली, 2017 में बाहर, 2018 में बाहर। ये किस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसमें कम से कम आप चले माने कि हारता है कोई या जीतता है, ये तो सब मानते हैं कि वो एक बड़े लीडर हैं,
यानी उस लीडर को एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली और किसी ने नहीं कहा कि यार ये किस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड है। सबने कहा बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब दूसरे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ख्वाजा साद रफीक साहब 3 साल जेल, ख्वाजा सलमान रफीक साहब 3 साल जेल। मैं इंतखाबात के दौरान की बात कर रही हूँ। आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारी ज्यादतियां हुई होंगी, लेकिन सारी चीजें देखिए ना जी, आप सारी चीजें देखिए। यानी चले इंतखाबात देख लें। ये अब्बासी साहब जो है उनको 27 साल कैद इलेक्शन से कोई 6 दिन या 12 दिन पहले 27 साल कैद हो गई। वो इंजीनियर साहब जो हैं उनका 7 साल या 14 साल का बच्चा इलेक्शन कैंपेन चलाता रहा, उनको उठा के ले गए। अच्छा, झगड़ा साहब से भी मैं यही पूछ लेती हूँ मुसद्दिक साहब। झगड़ा साहब देखिए, आज ये आप अपोजिशन में हैं तो आप ये बात कह रहे हैं बड़े आराम से कि सबक सीखना चाहिए, लेकिन सबक नहीं सीखा गया। आप हैदर अब्बास साहब की बात सुने, आप PMLN के माजी के वाक़यात सुने, और आज भी अली अमीन गंडापुर साहब की नॉमिनेशन को आप क्या समझेंगे? क्या वो स्टेट के साथ टक्कर लेने की एक मर्तबा फिर कोशिश नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट ये रिस्पॉन्सिबल है। क्यों अली अमीन खान या कोई भी PTI का लीडर स्टेट के साथ टक्कर लेगा? नहीं लेगा। आसमा, और ये मैं आपसे और सारे मीडिया से एक्सपेक्ट करता हूं। जो मुसद्दिक साहब ने कहा कि मुसद्दिक साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। और ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन में रहने की बात नहीं है। गवर्नमेंट बनानी तो हमें चाहिए। आप सिर्फ फॉर्म 45 की काउंटिंग कर लें और देख लें। अगर हमने एक बार इस मुल्क का सिस्टम ठीक करना है, PMLN ने पिछले साल में जो इन्होंने खुद जो लेसन्स बताए थे ना, जिनका ये अभी तक जिक्र करते हैं, इन पे खुद इन्होंने अमल नहीं किया। इनको शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा ना करें, इनको मोहम्मद जुबैर ने कहा ना करें, इनको जो हमारे KP के चीफ मिनिस्टर थे सरदार मेहताब अब्बास ने कहा ना करें। ठीक है, 3-4 ऐसे सीनियर नाम थे वो अभी पार्टी में नहीं है या ऑलमोस्ट पार्टी में नहीं है। मिफ्ता इस्माइल चौथे, इन्होंने किया। बहुत फर्क है। PTI जो सीटें जीती है इसलिए या वो इसलिए जीती है जहां पे ROs और DCs जो है वो डटे रहे। ये इलेक्शन उन ROs और DC का है जिन्होंने 2 सेकंड का प्रेशर नहीं बर्दाश्त किया, और उन ROs और DCs का है जिन्होंने अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर बर्दाश्त किया। और अभी पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी पे लाजिम है 2 चीजें। एक, कि आगे लाने का रास्ता ढूंढे, और 2 कि ये जस्टिफिकेशंस ना दे। इस पूरे काम में जो अभी हुआ है सबसे बड़ी विलन PMLN। तो सर आप भी तो सियासी जमातों के साथ नहीं बैठ रहे ना झगड़ा साहब। आज भी आप देखें खान साहब ने कहा है नहीं बात करनी, पीपल्स पार्टी से नहीं बात करनी, PMLN से। हमने कहा गवर्नमेंट बनाने में इनसे नहीं बात करनी है। इफ दैट मींस वी सिट इन द ऑपोजिशन तो अच्छा, अपोजिशन के तौर पे आप बात करेंगे, यानी कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करेंगे। जब आप पार्लियामेंट में होते हैं तो पार्लियामेंट में बैठना ही बात करने को कहते हैं। ठीक नहीं, मेरे ख्याल में बात करने से थोड़ा चले मैं पार्लियामेंट में बैठना बातचीत नहीं होता झगड़ा साहब, मगर नहीं, वो भी होती है बात, मगर जो बात यहाँ पे हो रही है रिकंसिलिएशन की, आगे बढ़ने की, उसमें तो लीडर, जब एक लीडर सरेआम कह रहे हैं, पहले ये पहली मर्तबा उन्होंने नहीं कहा, ये पिछले 4-5 दिन में PTI कह रही थी कि हमसे मिलके बात नहीं करते, कोई तैयार नहीं। आज खान साहब ने उसका जवाब खुद दे दिया। अच्छा। यानी सारी पार्टी इनकी कहती है बात करेंगे, खान साहब कहते हैं मैं तो इन सब से बात नहीं करूंगा। इससे पहले जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, तब भी उन्होंने यही कहा। जब बिलावल साहब ने कहा कि ठीक है मुसद्दिक साहब, नहीं हुआ ना, मगर अब आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, ये एक बहुत अहम सवाल है ना सर। मैं ब्रेक ले लूं। 1 सेकंड दीजिए, मैं बात मुकम्मल कर लूं अगर 30 सेकंड के अंदर। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर इतना एविडेंस क्लियर है जितना मेरे भाई कह रहे हैं, तो अदालतों में ले जाएं और रिस्टोर करवा लें जहां जहां पे आप समझते हैं कि गलत फॉर्म 42 और 47 की रिकंसिलिएशन ऑलरेडी जा रहे हैं, वो खान साहब ने कहा है सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो वो सामने आ जाएगा। दूसरे मुसद्दिक साहब, मुझे ब्रेक लेने दें, मेरी भी इकोनॉमी का मसला है सर, मुझे ब्रेक लेने दें, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक कमज़ोर सियासी हुकूमत बनने जा रही है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पे हम हैदर भाई से भी बात करेंगे, मुसद्दिक साहब से भी और झगड़ा साहब से, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हैदराबाद साहब, अब एक और जिस तरह की हुकूमत बनेगी, ऑफ कोर्स आप सब लोगों की हुकूमत, उसमें एक कमज़ोर हुकूमत वो होगी और इसी तरह की हुकूमत पिछली भी थी। क्या फ़र्क होगा पिछले सेटअप में और इस सेटअप में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस हो गए, जिनको एतराज़ात करने थे उन्होंने कर दिए, शिकायतें करनी थी कर दी। अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर बातचीत शुरू हो गई। पीटीआई ने अपनी कोशिश की गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, नून पीपल्स पार्टी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस और ऐसे ही होता है। मगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कि आपका मुल्क इस वक्त जहाँ खड़ा है और जिन माशी मुश्किलात का आपको सामना है, उसके लिए एक कम से कम मुस्तहकम सियासी निज़ाम ज़रूरी है। और बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जी जो हो सकता है कि फ्यूचर कोalition पार्टनर्स शायद एक दूसरे की तर्ज तहरीर को या तर्ज गुफ्तगू को या पॉलिसीज को पसंद ना भी करें, मगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बहुत सारी चीज़ों से शायद मगर अगर दोबारा आपके ऊपर दबाव उसी तरह का आया जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछली पार्लियामेंट के ऊपर था, हुकूमत में था, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, जो गुज़िश्ता अरसे में हमारे ऊपर दबाव रहा, शायद उस तरह का दबाव हम पर नहीं है और हमें काफ़ी जो है हम अपने आप को रिलीव्ड फील करते हैं। जाहिर है कि अगर हुकूमत में जाने का फैसला एमक्यूएम करती है तो जाहिर है दीगर जमातों की तरह, बड़ी जमातों की तरह हमारे कंधे पर भी जिम्मेदारी होगी। इस बात की जिम्मेदारी कि इन द लार्जर इंटरेस्ट कुछ चीज़ों पर हम आंखें बंद करें, कुछ हमारी शिकायत है उनको कुछ रोक लें और अपनी गवर्नमेंट को अगर हम जाते हैं तो या जमहूरी निज़ाम को आगे चलने का भरपूर मौका दें, क्योंकि इस वक्त हम मिन हैसुल कौम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, खुदा न खास्ता कि कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी डेवलप हो। बिल्कुल। अच्छा मुसद्दिक साहब, आप क्या करेंगे? इकोनॉमिक क्राइसिस है, आईनी ओहदे आपके पास ज़ाहिर है चले, उसकी तो पीपल्स पार्टी कभी भी उस तरह गैर जमहूरी काम नहीं करेगी जो माजी में होते रहे, लेकिन फिर भी क्या आपके पास स्ट्रैटेजी है? रिफॉर्म्स करनी है, जमहूरियत को मजबूत करना है, कैसे करेंगे सर? और आपका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, एक तो आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है और मैं भी जैसे भी भाई बात कर रहे थे, मैं उसको पूरी तरह से एंडोर्स करता हूँ। इस वक्त मुल्क को मरहम की ज़रूरत है, मुल्क को हीलिंग की ज़रूरत है। आप देखिए लेवल ऑफ फ्रैगमेंटेशन देखिए पूरे मुल्क में, ज़रा पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मुआयना करें। इस वक्त जो हमारा बुहरान है वो सिर्फ मुआशी नहीं है, हमारा एक दूसरे के साथ जो रवैया है, हमें सियासी बहरान का सामना है, हमें दहशतगर्दी का सामना है। तो हमारे हालात ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि आगे बढ़ना है तो आप एक दूसरे को अपोज जरूर करें, मगर हाथ बटाएं, मुल्क को आगे बढ़ाने में ऑपोजिशन में बैठ के हाथ बटाएं। दूसरा, ये जो इलेक्शंस के जरिए जो पैदा होती है अनसर्टनिटी, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को बैठ के एक तरीकाकार तय कर लेना चाहिए कि हर दफ़ा जो 24-48 घंटे तक फैसले नहीं आते, इसका एक तरीकाकार तय करना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन अगर ले दे सिर्फ ईवीएम पे आके फंस जाए और आधे कहें कि ईवीएम से इलेक्शन हाईजैक हो जाएगा और आधे कहें कि ईवीएम के अलावा रास्ता ही कोई नहीं है, और ऐसा डेडलॉक हो जाए कि बात आगे बढ़ ही ना सके, तो वो तमाम चीज़ें जो इलेक्शन से पहले करने की हैं वो हम ना करें और कभी भी ना करें। और इतने इलेक्शन आपके सामने से गुजर गए हैं लेकिन हम वो नहीं करते, तो ये मुआशी बहरान, समाजी बिचौर सियासी जमातों को करना पड़ेगा। सर जल्दी से वक्त खत्म हो गया, वजीर आजम के कैंडिडेट कौन आपके होंगे, शहबाज साहब या नवाज शरीफ साहब? देखिए, आज मेरे ख्याल में शहबाज साहब, इस बात का जवाब तो 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा, इस वक्त मुनासिब नहीं होगा इसका जवाब देना, मगर मेरे ख्याल में शहबाज साहब ने शायद आज कुछ कहा है इसका। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ही चौथी बार के वजीर आजम होंगे, ये कहा है। बस अगर तो उन्होंने चला लेंगे सर, और वो पार्टी के सदर हैं जी, क्यों नहीं, उन्होंने पहले भी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चले, आपको याद होगा बलूचिस्तान। मियां साहब के लिए एक नया तजुर्बा होगा ना सर, वो 2/3 मेजॉरिटी वाले। नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप देखिए कि जब केपी के अंदर पीटीआई ने हुकूमत बनाई थी तो हमारे जो हामी और साथी जमातें थी, हमारे पास ज़्यादा सीटें थी
और वो बार बार कह रहे थे कि हम वहां पे बनाते हैं हुकूमत, लेकिन मियां साहब ने कहा नहीं, जिसके पास ज्यादा बड़ा मैंडेट है उसे दे दो, बनाने दें। बहुत शुक्रिया बिल्कुल इसी तरह जी, बहुत शुक्रिया आपका हैदराबाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है अभी कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें एक सेटल डाउन होंगी, पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। हीलिंग तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स भी चाहिए जमहूरियत के लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि आइन की सूरत है उसको भी मजबूत करने की ज़रूरत है, और आज़ादी इजहार की भी ज़रूरत है। ये सब चीज़ें तब होंगी जब पार्लिमान एक मजबूत तरीके से सामने आएगी, और अभी तक सारी जमातें जो सियासी जमातें हैं वो एक सफ़े पे हैं। खुदा करे कि तहरीक इंसाफ भी उस सफ़े पर आए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आप।